नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए लगातार अभ्यास प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही काफ़ी लंबे समय से आपको इसका लाभ मिल रहा है। चलिए इसी श्रृंखला के तहत हम आरंभ करते हैं। आज का अगला अभ्यास प्रश्न, निम्नांकित विचारकों को उनके सही ऐतिहासिक कालक्रम में सजाएं। मतलब यहाँ पे विचारक दिए हैं, किसके बाद में कौन आया आपको बताना है। पहला है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा जॉन लॉक, तीसरा आलमांड, चौथा आर्थर बेंटले। आपको कूट दिए हैं। ऑप्शन ए में है 3 1 4 2, बी में है 2 3 1 4, सी है 4 2 3 1 और डी है 2 1 4 3। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3। यानी सबसे पहले जॉन लॉक आए थे, उसके बाद में मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद आर्थर बेंटले और अंत में आलमांड आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में कौन गतिरोधकरण को प्रयोग में लाता है। तो आपको बताना है गतिरोधकरण का उपयोग कौन कर रहा है। इसमें कांग्रेस, राष्ट्रपति, सीनेट और नियोक्ता के विषय में जानकारी दी है। ऑप्शन ए में है कांग्रेस राष्ट्रपति पर दबाव डालने हेतु गतिरोधकरण का प्रयोग करेगा। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति कांग्रेस में बिल लाए जाने को रोकने हेतु करेगा। ऑप्शन सी है सीनेट के सदस्य बिल पारित करने में रुकावट डालने हेतु करेगा। और ऑप्शन डी में है नियोक्ता कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ने हेतु करेगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत सीनेट के सदस्य बिल पारित करने में रुकावट डालने हेतु गतिरोधकरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन में क्षेत्रीय शक्ति अंतरण अग्रलिखित में से किसकी सर्वोच्चता के कारण परिसंघवाद की सीमा तक नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन ए दिया है ब्रिटिश संविधान, बी है ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय और डी है यूरोपियन कमीशन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रिटेन में क्षेत्रीय शक्ति अंतरण अग्रलिखित में से किसकी सर्वोच्चता के कारण परिसंघवाद की सीमा तक नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय और डी यूरोपियन कमीशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन में क्षेत्रीय शक्ति अंतरण ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्चता के कारण परिसंघवाद की सीमा तक नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन दिया है अब तक आयोजित निम्नांकित पृथ्वी शिखर सम्मेलन को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है रियो डी जेनेरियो, दूसरा है क्योटो, तीसरा है कोपेनहेगन और चौथा है बाली। तो ये 4 पृथ्वी शिखर सम्मेलन दिए हैं, इनको क्रम से जमाना है। ऑप्शन ए में है पहला, तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, बी में है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, सी में है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा और डी में है चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। तो दोस्तों इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। पहले पे आएगा रियो डी जेनेरियो, ये जानते हैं ब्राज़ील में 1992 पे पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आएगा क्योटो जो कि जापान में हुआ था 1997 में। तीसरे नंबर पे बाली शिखर सम्मेलन, इंडोनेशिया की राजधानी ही है, 2007 में यहाँ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। और आखिरी में दिया है कोपेनहेगन, ये 2009 में हुआ था, ये डेनमार्क में है। तो इस प्रकार से ये चारों कालानुक्रम में होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रॉबर्ट क्योहेन और जोसेफ नाई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जटिल अंतर्निर्भरता के अपने सिद्धांत में सूचना युग के परिणाम स्वरूप होने वाले वैश्विक पर्यावरणीय बदलावों पर विचार विमर्श किया है। दूसरा है जटिल अंतर्निर्भरता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद का विरोधी सिद्धांत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है पहला और दूसरा दोनों और डी में है ना तो पहला ना ही दूसरा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। कथन दोबारा पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट क्योहेन और जोसेफ नाई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जटिल अंतर्निर्भरता के अपने सिद्धांत में सूचना युग के परिणाम स्वरूप होने वाले वैश्विक पर्यावरणीय बदलावों पर विचार विमर्श किया है। और दूसरा दिया है जटिल अंतर्निर्भर सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद का विरोधी सिद्धांत है। तो दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व प्रणाली विश्लेषण आधुनिकीकरण सिद्धांत एवं पराश्रितता सिद्धांत दोनों का आलोचक है।
दूसरा है विश्व प्रणाली उपागम में आर्थिक शक्ति राजनीतिक एवं कार्यनीतिक प्रभाव से सघनता से जुड़ी है। तीसरा है राज्य जो विश्व अर्थव्यवस्था की परिधि से बाहर रहने का प्रयास करते हैं, पाते हैं कि वे इस पर वाणिज्य निवेश, तकनीकी सहायता एवं आर्थिक सहायता के लिए निर्भर होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ है। उपयुक्त कथनों पर में कौन से सही है आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है 1, 2 और 3, सी है 2 और 3 और डी है 1 और 3। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन जो है वो सही है। कथन दोबारा पढ़ लेते हैं। विश्व प्रणाली विश्लेषक आधुनिकीकरण सिद्धांत एवं परासितता सिद्धांत दोनों का आलोचक है। दूसरा, विश्व प्रणाली उपागम में आर्थिक शक्ति राजनीतिक एवं कार्यनीतिक प्रभाव से सघनता से जुड़ी है। तीसरा है राज्य जो विश्व अर्थव्यवस्था की परिधि से बाहर रहने का प्रयास करते हैं, पाते हैं कि वे इस पर वाणिज्य निवेश, तकनीकी सहायता एवं आर्थिक सहायता के लिए निर्भर होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के तहत तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका यह विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है। ऑप्शन ए है जेरेमी बेंथम, बी है टी.एच. ग्रीन, सी है अरस्तु और डी है प्लेटो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। अरस्तु का मानना था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए लगातार बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर प्रभुता संपन्न है, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है। ऑप्शन ए में है H.J. लास्की, बी में है इमैनुअल कांट, सी है J.S. मिल और डी है G.W.F. हीगल। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी J.S. मिल। J.S. मिल का मानना था कि व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर प्रभुता संपन्न है। तो आप याद रखेंगे J.S. मिल का ये कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन राजनीतिक वास्तविकतावाद का सिद्धांतक नहीं है। तो कौन राजनीतिक वास्तविकतावाद का सिद्धांतक नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है केनेथ वाल्ट्ज, बी है नॉर्मन एंजल, सी है जोसेफ ग्रेको और सी है मार्गेनथाउ और डी है जोसेफ ग्रेको। यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन एंजल। नॉर्मन एंजल जो हैं वे एक अंग्रेजी प्राध्यापक हैं और ये राजनीतिक वास्तविकतावाद के सिद्धांतक नहीं माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त केनेथ वाल्ट, जोसेफ ग्रेको, मार्गेनथाउ ये सभी राजनीतिक वास्तविकतावाद के सिद्धांतक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदू स्वराज्य निम्नांकित का समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है। पहला ए है मैजिनी का इटली, बी डिजरेली का इंग्लैंड, सी लिंकन का USA और डी बिस्मार्क का जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजरेली का इंग्लैंड। हिंदू राज्य जो है वो डिजरेली के इंग्लैंड का समर्थन अथवा पक्षापोषण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है जे बेंथम विधिक अधिकार, बी है जे लॉक नैसर्गिक अधिकार, ऑप्शन सी है आई कांट नैतिक अधिकार और डी है G.W.F. हीगल सांस्कृतिक अधिकार। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हीगल है वो सांस्कृतिक अधिकार सुमेलित नहीं है। इसके अतिरिक्त जेरेमी बेंथम विधिक अधिकार से संबंधित है, जॉन लॉक जो है वो नैसर्गिक अधिकार से और इमैनुअल कांट नैतिक अधिकार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संघवाद का आदर्श स्वरूप अथवा अभिष्ट रूप है। ऑप्शन ए है द्वैत संघवाद, बी है सौदाकारी संघवाद, सी है नव संघवाद और डी है सहकारी संघवाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहकारी संघवाद। संघवाद का आदर्श स्वरूप या अभिष्ट स्वरूप है। अगला प्रश्न देखेंगे। गैरकानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति के मोचन के लिए न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट जारी की जाती है। ऑप्शन ए है अधिकार परीक्षा, बी है प्रतिषेध, सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी है उत्प्रेषण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। गैर कानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति के मोचन के लिए न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है। इसके अनुसार बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसके उपरांत न्यायालय उस व्यक्ति के निरुद्ध किए जाने के कारणों का परीक्षण करता है। यदि विरोध का कोई विधिक औचित्य नहीं है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसने कहा है कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक
प्रतिबंधित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए चे ग्वारा, बी है रेगी डेब्रे, सी है क्रेन ब्रिंटन और डी है हन्ना अरेंड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चे ग्वारा। चे ग्वारा एक मार्क्सवादी विचारधारा के क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्यूबा की क्रांति में भी मुख्य रूप से अपनी जो भूमिका है वो निभाई थी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के कई क्षेत्रों में उन्होंने क्रांति की लहर उत्पन्न की थी। उनका कहना था कि उचित क्रांति को राजनीति तक प्रतिबंधित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है? तो विधेयक बनने के बाद संसद में पारित होता है तो किस अनुक्रम में होता है? सही अनुक्रम खोजना है। ऑप्शन ए में दिया है पहला प्रमाणीकरण, सैद्धांतिक चर्चा, खंडशः विचार, पुनर्स्थापनोत्तर प्रस्ताव और फिर उसके बाद सहमति। और ऑप्शन बी में है पुनर्स्थापनोत्तर प्रस्ताव, सैद्धांतिकी चर्चा, खंडशः विचार और प्रमाणीकरण फिर सहमति। और सी है सैद्धांतिक चर्चा, फिर प्रमाणीकरण, फिर है पुनः स्थापनोत्तर प्रस्ताव, फिर खंडशः, फिर विचार और फिर सहमति। और अंत में है सबसे पहले सैद्धांतिक चर्चा, फिर पुनः स्थापनोत्तर प्रस्ताव, फिर खंडशः विचार, फिर प्रमाणीकरण और अंत में सहमति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी जो विधेयक आता है उसका सही कालानुक्रम होता है। सबसे पहले वो सैद्धांतिक चर्चा के लिए जाता है, फिर उसका प्रमाणीकरण होता है, फिर उसका पुनः स्थापनोत्तर प्रस्ताव आता है, फिर उसमें खंडशः विचार किया जाता है और फिर उसके बाद में उस पर सहमति बनती है। तो इस प्रकार से सैद्धांतिक चर्चा, प्रमाणीकरण, पुनः स्थापनोत्तर प्रस्ताव, खंडशः विचार और सहमति सही उत्तर है, अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित मामलों में से किसने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की है? ऑप्शन ए गोलकनाथ मामला, बी मिनर्वा मिल्स मामला, सी केशवानंद भारती मामला और डी मेनका गांधी मामला। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो ये रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर आप जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती मामला। इसमें भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन प्राक्कलन समिति की अधिकारिता को नहीं बताता? पहला, यह प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियां सुझाता है। बी, यह परीक्षा करती है कि प्राक्कलन में विवक्षित नीतियों की सीमाओं के अंदर धन अच्छी तरह से लगाया गया है या नहीं। सी है, यह सुझाव देती है कि संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। और डी, यह मांग करने में सरकारी अतिव्यतिता को रोकने में सहायक है क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर सदन में विचार विमर्श किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह परीक्षण करती है कि प्राक्कलन में विवक्षित नीति की सीमाओं के अंदर धन अच्छी तरह से लाया गया है अथवा नहीं लाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट पाता है। ऑप्शन बी है, वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 5% वोट पाता है। ऑप्शन सी है, वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट पाता है। और ऑप्शन डी है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 7% वोट पाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट पाता है। तो ऐसे राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दे दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? ऑप्शन ए में भारत का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन बी है भारत का उपराष्ट्रपति, सी है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और डी है भारत का महान्यायवादी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी संसद की दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए स्टालिन, बी खुश्चेव, सी ब्रेजनेव और डी है एंड्रोपोव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेजनेव। ब्रेजनेव ने सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह
उन्नत देशों को अनुचित लाभ प्रदान करती है, बी अनैतिक है, सी भेदमूलक है और डी उत्तर औपनिवेशिक देशों के हितों के लिए हानिकारक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भेदमूलक है। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि ये भेदमूलक है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिन की है? ऑप्शन ए दिया है 60 दिन, बी 45 दिन, सी 30 दिन और डी 15 दिन। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 दिन। यदि संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य सदन की अनुमति मांगे बिना उसकी सभी बैठकों में से लगभग 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित होता है तो वह सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं, पहला है भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है। दूसरा है भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों और डी ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। मतलब पहला कथन ही सही है। भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है और ये सीमा में किसी राज्य की सीमा इत्यादि में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। फेयोल के अनुसार प्रशासक अथवा प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी उनके द्वारा बताई गई योग्यताओं में से नहीं है? ऑप्शन ए दिया है प्रकटन, बी तकनीकी ज्ञान, सी अकादमिक क्वालिफिकेशन और डी व्यवहार कुशलता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यवहार कुशलता। फेयोल के अनुसार प्रशासक अथवा प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यताएं होना चाहिए। उसमें जो शामिल नहीं है वो है व्यवहार कुशलता। यह प्रश्न भी पहले रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री, बी लोकसभा में विपक्ष का नेता, सी राज्यसभा का सभापति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो नियुक्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और परिवर्तित समाज की प्रशासनिक परिस्थिति की व्यवस्था करने के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त पाने के बाद ऐसे समाजों के अध्ययन के लिए प्रिज्मी, समपार्शी और साला मॉडल विकसित किए हैं? ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, बी वाल्डो, सी फ्रेड डब्ल्यू रिक्स और डी है अल्फ्रेड डायमंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने नौकरशाही के मैक्स वेबर मॉडल को विकासशील और परिवर्तित समाज की प्रशासनिक परिस्थिति की व्यवस्था करने के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त पाने के बाद ऐसे समाज के अध्ययन के लिए एक प्रिज्मी, समस्पर्शी और साला मॉडल विकसित किए हैं। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान के संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में ही विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकता है। दूसरा, भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में ही विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकता है। दूसरा, भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित होने वाले और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों और डी ना तो पहला ना ही दूसरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा। यानी भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित होने वाले मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है और यह कथन बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में ही विधेयक पुनः स्थापित करके किया जाता है, गलत है। लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी विधेयक लाया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन ए दिया है, निर्धारणवाद के बारे में गांधी जी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है
तर्क आर दिया है, इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सत्य है, आर गलत है। और डी में ए गलत है और आर सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो देख लेते हैं। अब अभिकथन ए जो सत्य है, निर्धारणवाद के बारे में गांधी जी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है। और तर्क आर है, इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 को संबोधित किया, गलत कथन का चयन करें। कथन दिया है, ऑप्शन ए में है, श्री मोदी ने सम्मेलन में भविष्य की सरकारों को आकार देना विषय पर मुख्य भाषण दिया। बी में है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के मंत्र पर आधारित भारत के परिवर्तनकारी सुधारकों पर प्रकाश डाला। सी है, उन्होंने एक समावेशी समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए जन भागीदारी, अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं की पहुंच और महिलाओं के नेतृत्व पर आधारित विकास पर भारत के फोकस को रेखांकित किया। और डी है, उन्होंने ग्लोबल साउथ के सामने आतंकवाद और अलगाववाद संबंधी चिंताओं को वैश्विक चर्चाओं के केंद्र में लाने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी में दिया कथन गलत है। इसके अतिरिक्त जो कथन है वो बिल्कुल सही है। जो दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी 2024 में, उसमें श्री मोदी जी का भाषण का मुख्य विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। और उन्होंने जिस बात पर ज़्यादा जोर दिया था वो था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इस पर आधारित भारत के जो परिवर्तनकारी सुधार हो रहे हैं उनके विषय में उन्होंने बताया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने समावेशी समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए जन भागीदारी के विषय में, अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं की पहुँच के विषय में, महिलाओं के नेतृत्व के विषय में ज़्यादा फोकस किया था। और ये ग्लोबल आतंकवाद से संबंधित, अलगाववाद संबंधी चिंताओं में मुख्य रूप से बातचीत नहीं की गई थी। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।